हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल नादे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं तो उनका प्रश्न पत्र है 305 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी में हम जो हमारी इकाई 3 है जिसमें हमारे 3 पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लेखक दिए हुए हैं, उनमें से हम आज इकाई 3 में जो पहले लेखक हैं हमारे अंतोनियो ग्राम्सी, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो उनके दो सिद्धांत दिए हुए हैं, आधार और अधसंरचना का सिद्धांत संबंध और वर्चस्व का सिद्धांत, उन दोनों पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम अंतोनियो ग्राम्सी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले लेखक का परिचय देखेंगे, लेखक का साहित्य परिचय, साहित्य से उसका क्या परिचय रहा है, फिर उसका दार्शनिक विचार क्या है, यानी उसके विचार क्या रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके दोनों सिद्धांत, आधार और अधसंरचना का संबंध और वर्चस्व का सिद्धांत, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आएगा और आपको किस प्रकार से लिखना है, तो वो आप देख लीजिए। पूरा प्रश्न का प्रारूप है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम अंतोनियो ग्राम्सी का परिचय देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कुछ है। सबसे पहले देखिए कि अंतोनियो ग्राम्सी का जन्म 22 जनवरी 1891 को इटली के सार्डिनिया प्रांत के अलिस गांव में हुआ। ठीक है, उनकी मां का नाम जियोस्पिना मर्सियस तथा पिता का नाम फ्रांसिस्को ग्राम्सी था। उनके पिता एक राजस्व अधिकारी थे। 27 अक्टूबर 1900 को उनके पिता को उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा भ्रष्टाचार के झूठे मामले में जेल भिजवा दिया। इसके बाद ग्राम्सी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। ग्राम्सी की मां ने बड़ी कठिन हालातों में उनका पालन पोषण किया। उन्होंने ग्राम्सी को गांव के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। जब ग्राम्सी के पिता जेल से छूटे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया और ग्राम्सी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके 1908 में कांग्लियारी के उच्च विद्यालय में दाखिला लिया। इस दौरान ग्राम्सी पर उसके बड़े भाई जेनारो पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जेनारो एक समाजवादी लड़ाका थे और उन्होंने ग्राम्सी को भी राजनीतिक शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने इटली की साम्राज्यवाद के अधीन दुर्दशा को भी करीब से देखा व समझा। यहीं से उनके मन में सामाजिक परिवर्तन की लालसा ने जन्म लिया। लेकिन इस समय ग्राम्सी के लिए यह उचित नहीं था कि वह समाजवाद विरोधी गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करें। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ग्राम्सी ने 1911 में तुरिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ा और इस परीक्षा में उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। यहाँ पर रहकर ग्राम्सी की समाजवादी विचारधारा में गहरी रुचि हो गई। यहाँ पर वह क्रोशे की इस विचारधारा से भी परिचित हुए कि मनुष्य को धर्म के बिना भी जीना चाहिए। 1913 में ग्राम्सी ने इटालियन समाजवादी पार्टी, दोस्तों ये ध्यान रखना उन्होंने किस पार्टी से संबंध रखा हुआ है, तो इटालियन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सोशलिस्ट यूथ ग्रुप के सदस्य के रूप में राजनीतिक विवादों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गए। उन्होंने अवंती पत्रिका में अपने कई लेख भी प्रकाशित कराए और ग्रीदो डेल पोपोलो नामक पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ किया। दोस्तों सबसे पहले अगर कोई राइटर है तो राइटर की जो सामाजिक परिस्थितियां रही हैं, उसकी जो बचपन में क्या परिस्थितियां रही हैं, उसका क्या परिवेश रहा है, उन चीज़ों का भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव की बात करें तो मुख्य रूप से जैसी जिसकी परिस्थितियां होती हैं उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। आपने ये साहित्य में सुना होगा। तो आपने देखा कि अंतोनियो ग्राम्सी पर बचपन से ही समाजवाद का प्रभाव रहा है। उनके परिवेश में समाजवाद ही मुख्य रूप से एक विचार चल रहा था। और अगर उनके पिता की बात करें तो उनके पिता भी एक राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते थे जो समाजवाद की ही थी।
लेकिन इटली के जब अंतोनियो ग्राम्शी का जन्म हुआ तब इटली का शासन इस प्रकार का था, इटली का जो समाज था उसमें इस प्रकार का शासन था वो समाजवादियों को नहीं देखता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि 1915 से 1917 तक उन्होंने मार्क्स की रचनाओं का अध्ययन किया और रूसी क्रांति से प्रेरणा भी ग्रहण की। यानी दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना, यूरोप में सबसे ज़्यादा जो किसी का प्रभाव रहा है तो वो रहा है मार्क्स का। ठीक है, अंतोनियो ग्राम्शी को समझने से पहले आपको पूर्ण रूप से मार्क्स को समझना होगा। मार्क्स को अगर आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो मार्क्सवाद का उदय है, मार्क्सवाद जो विचारधारा है उसका उदय मार्क्स द्वारा ही होता है। और जब आप इसको समझ लेते हैं तो अंतोनियो ग्राम्शी को आप आराम से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो अंतोनियो ग्राम्शी हैं वो नव मार्क्सवाद से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि 1915 से 1917 तक उन्होंने मार्क्स की रचनाओं का अध्ययन किया और रूसी क्रांति से प्रेरणा भी ग्रहण की। 30 सितंबर 1917 को उसने तुरिन सोशलिस्ट पार्टी का नेता चुन लिया गया और उसकी राजनीति में सक्रिय भूमिका आरंभ हो गई। इसके बाद उसने इटली में समाजवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए श्रमिकों में क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। उसने बताया कि मजदूरों के कष्टों का कारण पूंजवाद ही है। उसने भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने की बात का समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इटली में चारों तरफ अराजकता का वातावरण था तो उसने इटली में मजदूर परिषदों के निर्माण पर जोर दिया ताकि देश को आर्थिक अराजकता व साम्राज्यवाद से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए उसने 1921 में पार्टी संगठन पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया और कोमिटर्न से जुड़ गया। लेकिन 1923 में मुसोलिनी ने साम्यवादियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। दोस्तों जो आप अंतोनियो ग्राम्शी के अगर विरोधियों के रूप में देखेंगे तो वह है मुसोलिनी। ये मुसोलिनी कौन था? तो ये 1900 दशक में जो इटली का एक तानाशाह, मान लीजिए ये एक तानाशाह था जो इटली पर राज्य कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो 1923 के आसपास अगर आपको पता हो हिस्ट्री में 1914 से लेकर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था और इसी बीच 1917 में रूस में एक क्रांति होती है जिसे हम रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो साथ में ये क्रांतियाँ भी चल रही थी और इन सब का जो मेन विचार था, मेन सूत्र था, मेन आधार था जिस पर ये चल रही थी वह था मार्क्स का मार्क्सवाद। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो क्रांतियाँ हो रही थी ये मार्क्सवाद से प्रेरित थीं। तो जो अंतोनियो हैं उन्होंने भी मार्क्सवाद का अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने इटली में जो मुसोलिनी की सत्ता थी उसको उखाड़ने के लिए अपने प्रयास किए। ठीक है, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस दौरान ग्राम्शी रूस में ही रहा और उसके बाद ऑस्ट्रिया चला गया और इटालियन साम्यवादी पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने में जुट गया। साम्यवादियों पर किए गए मुसोलिनी के अत्याचारों से मुक्त पाने के लिए उसने मजदूर वर्ग को नए सिरे से संगठित करने के प्रयास फिर से शुरू कर दिए और 1926 में मजदूरों और किसानों की क्रांतिकारी परिषदों के निर्माण का बिगुल बजाया। अंतोनियो ग्राम्शी की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसे 8 नवंबर 1926 को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आरोप साबित न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। 9 फरवरी 1927 को उस पर नए सिरे से आरोप लगाकर उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। यानी जो मुसोलिनी है वह एक कट्टरवादी है और साथ ही वो एक तानाशाह है। तो उसे साम्यवादी जो समाजवादी दर्शन से जो साम्यवादी काम करना चाहते हैं उन्हें उसने बहुत प्रताड़ित किया और अंत में उन्हें दंड दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसने जो अंतोनियो हैं उन्हें पकड़कर उन पर आरोप लगाया, देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें भी जेल में डाल दिया। जेल में उसे कठोर शारीरिक यातनाएं दी गईं। जेल में रहकर ही उसने राजनीतिक विचारों का पोषण किया। यानी जो अंतोनियो है, अगर आप उनके बुक्स की बात करेंगे या उनके विचारों की बात करेंगे तो उनका सारा जो विचार है वह जेल में ही उन्होंने लिखा। उसके अधिकतर विचार प्रिंसियन नोट्स के रूप में इसी दौरान प्रतिपादित हुए। यहाँ पर लगातार गिरते स्वास्थ्य के कारण ग्राम्शी की 27 अप्रैल 1937 को दिमाग की ग्रंथि फट जाने के कारण मृत्यु हो गई।
और एक व्यक्तिवादी और उदारवादी व्यवहारिक मार्क्सवादी तथा लोकतंत्री केंद्रीयवाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक ग्रामसी प्रभात के तारे की तरह अल्पायु में ही अपनी पहचान राजनीतिक चिंतन के क्षितिज में कायम कर गए। ठीक है दोस्तों, तो इस दौरान आपने जो ग्रामसी का जीवन है वो किस प्रकार से रहा है, किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, उनको देखा। अब हम आते हैं उनकी विचारधारा पर। ठीक है दोस्तों, विचारधारा की बात करें तो उसकी देखिए कि ग्रामसी मार्क्सवाद को एक विशुद्ध आर्थिक सिद्धांत मानने से इनकार करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मार्क्सवाद और जो जो कार्ल मार्क्स है और ग्रामसी है, इनके दोनों विचारों में इन्होंने जो द्वंद्व है उसको समझिएगा। एक तरफ मार्क्सवाद है तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो भी मेन निर्धारण करता है समाज में वह आर्थिक है, यानी अगर समाज में कोई परिवर्तन होता है तो वह सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन जो ग्रामसी हैं वह इस बात को पूर्ण रूप से मानने से इनकार करते हैं कि समाज में और भी पहलू होते हैं, वह भी जैसे संस्कृति है, धर्म है, और भी बहुत सारे पहलू हैं, वह भी समाज में व्याप्त हैं, वह भी अपना महत्व रखते हैं। तो न ही वह इसे एक ऐसे सिद्धांत के रूप में समझता है जो आर्थिक नियतिवाद पर आधारित है। दूसरी ओर उसका दार्शनिक दृष्टिकोण यह है कि मार्क्सवाद का सशक्त पक्ष उसका द्वंद्ववाद है, यानी वो इस बात को तो लेकर चल रहा है, मार्क्सवाद से उसने क्या लिया है, तो मार्क्सवाद का सशक्त द्वंद्वात्मक। ठीक है, यानी ठीक है दोस्तों, द्वंद्वात्मक एक ऐसा दार्शनिक ढंग है जो कठोर दृष्टिकोण के बीच लचीले रूपांतरण का पक्ष लेता है। इस प्रकार द्वंद्ववाद किसी निश्चित अपरिवर्तनीय कठोरता का विरोधी है। यह परिवर्तन अंतर संबंधों और अंतर संपर्कों, पारस्परिक प्रभावों तथा लचीले रूपांतरणों का दर्शन है। ग्रामसी ने मार्क्सवादी दर्शन के द्वंद्ववाद की मूल स्थिति को पुनः जीवित कर दिया। दोस्तों, अगर आप द्वंद्ववाद को समझो तो मार्क्स ने क्या द्वंद्ववाद है जो मार्क्स ने अपना विचार दिया, तो मार्क्स ने जो अपना द्वंद्ववादी भौतिकवादी जो सिद्धांत दिया उसका मेन थीम है उसकी कि वाद विवाद संवाद, वाद प्लस विवाद बराबर संवाद। ठीक है, बराबर संवाद, यानी अगर कोई विचार है, वाद का मतलब विचार, अगर कोई विचार है तो उसका प्रतिगामी विचार भी होगा, यानी उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए भी एक विचार आएगा, फिर इन दोनों के मिलने से एक नया विचार आएगा, वह होगा संवाद। ठीक है दोस्तों, और फिर यही संवाद बाद में जाकर वाद बन जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही परिवर्तन होता चलेगा। तो मुख्य रूप से जो एंटोनियो ग्रामसी हैं उन्होंने मार्क्सवाद की इसी विचारधारा को लिया और इसी का समर्थन किया। अब आगे देखिए, उसने मार्क्सवाद में निहित आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक राजनीतिक के द्वंद्ववाद, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के द्वंद्ववाद तथा राजनीतिक समाज और नागरिक समाज के द्वंद्ववाद को नया आयाम दिया। ग्रामसी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जन संगठन में सहजता और चेतना के द्वंद्ववाद पर पुनर्बल दिया। उसने वर्ग राजनीतिक और राष्ट्रीय राजनीति के सहयोग का समर्थन किया। उसने राजनीतिक संगठन में प्रतिरोधी पद्धतियों और सर्वसम्मत साधनों के सामंजस्य पर बल दिया ताकि वह सशक्त नैतिक तत्व का स्वरूप ग्रहण कर सके। ग्रामसी ने 20वीं शताब्दी के मार्क्सवादियों का आह्वान किया कि वे मध्यकालीन दौर में धर्म के अनुभव से और आधुनिक काल के राष्ट्रवादी विचारधारा से सीख लें। धर्म और राष्ट्रीयता जनसाधारण को मनोवैज्ञानिक ढंग से छलपूर्वक बहला फुसलाकर राष्ट्रीय सामूहिक आकांक्षा एवं लोकप्रिय आधिपत्य की भूमिका में आ सकते हैं। धर्म और राष्ट्रीयता के पास परंपरागत बुद्धिजीवियों की सेना होती है और परंपरागत बुद्धिजीवी जनसाधारण को सदैव सत्ता पक्ष की ओर खींचते हैं। ग्रामसी ने सुझाया कि मार्क्सवादी आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के समर्थन में अवश्य ही राष्ट्रीय सामूहिक सम्मति प्राप्त करनी होगी और कामगारों, कृषकों तथा बुद्धिजीवियों को संगठित करना होगा। असमान रूप से विकसित किसी परंपरागत समाज के लिए क्रांति का यही मार्ग होगा। ग्रामसी ने उस समय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया और उन मुद्दों को मिटाने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत विकसित किए। ग्रामसी के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक सांस्कृतिक आधिपत्य है। ग्रामसी का मानना था कि राजनीति के साथ साथ संस्कृति पर समान जोर देने से क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ तक हमने उसकी क्या विचारधारा रही है उसकी बात की। तो दोस्तों विचारधारा जो अंतोनियो ग्राम्सी है उनकी भी वही विचारधारा रही है जो कार्ल मार्क्स की है, यानी उन्होंने कार्ल मार्क्स की ही विचारधारा को लेकर चले हैं अंतोनियो ग्राम्सी। और इसमें उन्होंने एक मेन बदलाव किया है, वह क्या है वह आप देखिए कि जहाँ कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि समाज के 5 युग होते हैं, यानी उन्होंने समाज को 5 युगों में मुख्य रूप से बांटा है। सबसे पहले उन्होंने आदिम साम्यवाद की बात की। आदिम साम्यवाद आएगा, यानी जो सबसे पहले था, सबसे पहला युग था वो आदिम साम्यवाद था। फिर उसके बाद आता है प्राचीन, फिर आता है प्राचीन समाज, फिर इस प्राचीन समाज के बाद आता है हमारा सामंती समाज, और इस सामंती समाज के बाद फिर आता है हमारा पूंजवादी समाज। और इस पूंजवादी समाज के बाद जब क्रांति होगी, जब पूंजवाद अपने चरम पर होगा, तो इसमें भी फिर वही वाद विवाद संवाद वाली थ्योरी इसमें अप्लाई होगी। तो पूंजवाद के ही कुछ इसमें से ही कुछ ऐसे कारण होंगे जो पूंजवाद को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद आएगा अपना समाजवाद। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आता है समाजवाद, जिसके जब क्रांति के बाद जब पूंजवादियों के खिलाफ क्रांति होगी, जब श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा तो पूंजवाद को उखाड़ फेंकेगा। फिर उसके बाद आएगा समाजवाद और अंत में यह आ जाएगा साम्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो यह थी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, वह यह थी। लेकिन जब इस विचारधारा को लेकर क्रांतियाँ हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में भी क्रांति हुई, इटली में भी क्रांति हुई, तो अंत में जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद उन्होंने देखा कि समाज में तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, समाज तो वैसा का ही वैसा है। समाज में जो कार्ल मार्क्स ने जो बताया था कि पूंजवाद के बाद समाजवाद आएगा, समाजवाद आया, कई जगह रूस में भी समाजवाद आया, लेकिन साम्यवाद कहीं देखने को नहीं मिला। तो फिर इसी बात पर जो ग्राम्सी हैं वह अपना विचार रखते हैं कि ऐसे क्या कारण रह रहे हैं जिससे साम्यवाद नहीं आ पा रहा है, यानी जो क्रांति हो रही है वो फेल क्यों हो रही हैं, उनके पीछे क्या कारण रह रहे हैं, उसी की बात है वो ग्राम्सी करते हैं। अंतोनियो ग्राम्सी की मेन चर्चा इसी बात पर है कि जो दर्शन, जो विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी उसके हिसाब से सब चल रहा है, क्रांति भी हो रही है, लेकिन क्रांति के बाद समाजवाद आया, साम्यवाद तो आया ही नहीं, जिसकी कल्पना उन्होंने की है वह तो आया ही नहीं। तो इसी बात को मुख्य रूप से लेकर वो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा ग्राम्सी की आधिपत्य की संकल्पना। ठीक है, और ये आधिपत्य की संकल्पना क्या है, आधिपत्य से तात्पर्य रखिए कि जो हमारे सिलेबस में बताया गया है आधार और अधिसंरचना, आधार और अधिसंरचना, अधिरचना का संबंध, तो ये भी उन्होंने मेन रूप से उससे ही लिया है, कार्ल मार्क्स से ही लिया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स से किस प्रकार लिया है तो वो देखिए कि अगर हम ग्राम्सी के आधिपत्य की संकल्पना की बात करें, सबसे पहले आपके मन में जो कन्फ्यूजन हो कि जो आधिपत्य की संकल्पना क्या है और आधार और अधिसंरचना का संबंध क्या है, तो ये दोनों एक ही बातें हैं। आधिपत्य और अधिरचना एक ही, ये दोनों शब्द पर्याय हैं एक दूसरे के। तो इस बात को समझिए, और इस बात को हम किस प्रकार से समझें तो उसके लिए हमें कार्ल मार्क्स की ही जो विचारधारा है उसको ही देखना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक होता है आधार, ठीक है, एक ये रहा हमारा आधार। ठीक है, अब इस आधार पर ही जो अन्य वस्तुएं हैं वो इसी पर ही टिकेंगी। अधिरचना और जो हमारा आधार है वो इसी प्रकार है, जैसे आधार जो कार्ल मार्क्स है उसने लिया आर्थिक को, यानी ठीक है, जो बेस है वह उसने लिया आर्थिक, यानी जो आर्थिक जो व्यवस्था है उसी पर सब चीज़ डिपेंड कर रही है समाज में। यानी समाज का अगर आधार बेस टिका हुआ है तो वो आर्थिक है, आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं इसे, आर्थिक है। इसी पर हमारा धर्म टिका हुआ है, यानी अगर आर्थिक में परिवर्तन होगा, आर्थिक परंपरागत जो चल रहे हैं, परिस्थितियाँ चल रही हैं, अगर उनमें परिवर्तन होगा तो उससे धर्म भी परिवर्तित होगा, संस्कृति भी परिवर्तित होगी, और जो भी समाज में और समाज भी परिवर्तित होगा। ठीक है, तो मैं मुख्य रूप से जो इसका मेन निर्धारण कर रहा है वो आर्थिक कर रहा है। लेकिन जब अंतोनियो ग्राम्सी ने ये सब देखा तो उसने कहा कि इसमें मुख्य रूप से जो बेस है वो आर्थिक नहीं है,
ये आर्थिक को हटा करके उसने जो लिया है वो संस्कृति को लिया है। ठीक है, यानी जहाँ कार्ल मार्क्स की आर्थिक थी, आर्थिक निर्धारण था, यानी आधार आर्थिक था, वहीं पर ग्रामसी ने आधार किसको लिया है, तो वो संस्कृति को और जो श्रमिक मजदूर हैं उनको लिया है। आइए हम देखते हैं आगे। तो इतना आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देखिए कि आधिपत्य कई लोगों के बीच केंद्रीय विचार है जिसके द्वारा एंटोनियो ग्राम्सी ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए एक मानवतावादी नव दृष्टिकोण की स्थापना की। विचारों के मार्क्सवादी अधरचना को आधार आर्थिक आधार की शक्ति के अधीन करने के बजाय ग्राम्सी ने मार्क्सवाद के आर्थिक नियत तत्ववाद पर विचारों के प्रभाव को सशक्त बनाया। ग्राम्सी की कार्यप्रणाली के मूल में आधिपत्य सहमति के बीच द्वंद्वात्मक संबंध, बल जबरदस्ती और वर्चस्व समर्थन है। आधिपत्य की अवधारणा सबसे पहले ग्राम्सी के नोट्स ऑन द सदर्न कन्वेंशन 1926 में सामने आई, जहां इसे वर्ग संगठन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें एक आधिपत्य वर्ग ने सबाल्टर्न वर्गों को जीतकर राजनीतिक नेतृत्व का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आधिपत्य की अवधारणा है, आधिपत्य और कुछ नहीं, जो मैंने अभी कार्ल मार्क्स का बताया वही है, लेकिन उन्होंने शब्द दूसरा लिया हुआ है। तो जो आधिपत्य शब्द को लेकर जो सबसे पहली अवधारणा है वो ग्राम्सी के नोट्स में आती है। तो वो कौन सा है कि ऑन द सदर्न कन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, ये 1926 में आती है। और इसमें क्या है कि इसने वही बात कही है कि आधिपत्य वर्ग ने सबाल्टर्न वर्गों को जीतकर, यानी जो प्रभुत्व वर्ग है, आधिपत्य वर्ग है, यानी जो उच्च वर्ग है, यानी जो शासन में जो वर्ग होते हैं, उन लोगों ने सबाल्टर्न वर्ग यानी जो श्रमिक वर्ग हैं उन पर अपना जो अधिकार बना लिया है और उनके मतों को जीतकर राजनीतिक नेतृत्व का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी क्या क्या विशेषता है वो देखिए कि ग्राम्सी के अनुसार आधिपत्य का आशय नेतृत्व से है। यह नेतृत्व आम नागरिकों की सहमति द्वारा होगा। कहने का अभिप्राय है कि ग्राम्सी आधिपत्य का नकारात्मक अर्थ स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि आधिपत्य को प्रभुत्व के रूप में देखा जाता है। वही बात कि आधिपत्य का मेन मकसद क्या है, वह है नेतृत्व, यानी जो समाज का नेतृत्व है, जो समाज के लोग हैं, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, उनका नेतृत्व कैसे किया जाए जिससे जो एक समाज है उसका या देश का या साम्राज्य का निर्धारण ऐसे इस प्रकार हो। यह नेतृत्व आम नागरिकों की सहमति द्वारा ही होगा। यानी कार्ल मार्क्स के में भी यही था कि जो श्रमिक वर्ग हैं वो एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं और पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकें। उसी प्रकार इसने भी बताया कि आम नागरिकों की सहमति होगी, उसमें सभी जो किसान हैं, मजदूर हैं, वह मिश्रित होंगे, उनका एक संगठन होगा, उसी के द्वारा उनमें से एक लोग, चाहे कोई लोग होगा, जो उनका नेतृत्व करेगा। कहने का अभिप्राय है कि ग्राम्सी आधिपत्य का नकारात्मक अर्थ स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि आधिपत्य को प्रभुत्व के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कि ग्राम्सी ने पूंजीवादी समाज का विश्लेषण करते हुए उसके स्वरूप एवं प्रभाव को स्पष्ट करने में आधिपत्य की संकल्पना का प्रयोग किया है। यानी जो पूंजीवादी समाज है उसकी ही जो पूंजीवाद समाज का विश्लेषण किया है और उसके स्वरूप का और उसके प्रभाव के किस प्रकार जो पूंजीवाद है उसका प्रभाव समाज पर है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, उसी की उन्होंने अवधारणा को समझाया है आधिपत्य के द्वारा। पूंजीवादी राज्य का सशक्त होने का कारण केवल आर्थिक रूप में प्रभुत्वशाली होना नहीं है, नहीं, पूंजीवादी राज्य केवल शक्ति के प्रयोग द्वारा बना हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि पूंजीवादी राज्य को नागरिक समाज का समर्थन है, क्योंकि इस पूंजीवादी राज्य ने नागरिक समाज, ट्रेड यूनियन, विद्यालय, चर्च एवं परिवार के माध्यम से पूरे समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब देखिए जो एंटोनियो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी लोग हैं और जिन्होंने पूंजीवादी राज्य बना रखा है, तो उनके मूल में सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, सिर्फ एक आर्थिक वो रूप से वो सशक्त है, मात्र ये कारण नहीं है, उनका समाज का भी उनके ऊपर प्रभुत्व है। यानी समाज द्वारा समर्थन भी उन्हें प्राप्त है, जो नागरिक समाज है उसका भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। और वो किस प्रकार से प्राप्त है कि उन्होंने जो नागरिक समाज हैं, जैसे ट्रेड यूनियन है, विद्यालय हैं, चर्च हैं, परिवार के माध्यम से पूरे समाज पर अपना अधिकार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि इसीलिए ग्राम्सी के अनुसार आधिपत्य का आशय सांस्कृतिक आधिपत्य से है। ठीक है दोस्तों,
यानी जो कार्ल मार्क्स के यहाँ आर्थिक है वही जो एंटोनी है उनके यहाँ पे सांस्कृतिक है। ठीक है। दूसरे शब्दों में आधिपत्य का आशय लोगों के विचार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन से है एवं साम्यवादी मूल्यों को समाज में स्थापित करने से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि आधिपत्य का केंद्र नागरिक समाज है, न कि अर्थव्यवस्था या राज्य। जबकि मार्क्स के विचारों के अनुसार तथा लेनिन ने जैसे सोवियत संघ में प्रयोग किया, वे आधिपत्य को आर्थिक और राजनीतिक रूप में देख रहे थे। तो ये बात देखो, बार बार यही बात आ रही है, यानी जो आधिपत्य का केंद्र है वो नागरिक समाज है, न कि अर्थव्यवस्था या राज्य। यानी जो ग्रामसी हैं उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मूल रूप से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की जनता है वही मोस्ट होनी चाहिए, और उन्हीं का जो जब तक जनता का ही समाज, जो जनता का मत है वही हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी राज्य या कोई भी हम शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन जो मार्क्स ने और जो लेनिन ने किया था वो किस पर किया था, तो वह उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप में ही इसका इस्तेमाल किया था। ग्रामसी के अनुसार रूसी क्रांति में सर्वहारा वर्ग का राज्य पर नियंत्रण ठीक था, क्योंकि रूसी समाज में समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं थी, जबकि पूंजीवादी देशों में समाज और राज्य ने मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा पाई जाती है। अब बात आती है कि आधिपत्य क्यों, यानी जो प्रभुत्व है, आधिपत्य का मतलब होता है प्रभुत्व या वर्चस्व, वह क्यों। तो आधिपत्य का मूल उद्देश्य साम्यवाद की प्राप्ति तथा पूंजीवादी आधिपत्य का समाज में विनाश करता है। इसीलिए ग्रामसी ने समाज पर इस आधिपत्य को स्थितियों का युद्ध कहा है। ठीक है। यानी आधिपत्य क्यों होना चाहिए, तो वो इसलिए होने चाहिए कि साम्यवाद की प्राप्ति हो, जो कार्ल मार्क्स ने अपनी धारणा दी है कि साम्यवाद आएगा, समाजवाद आएगा, तो उसकी हमें प्राप्ति करनी है, इस लक्ष्य को लेकर, इन विचारों को लेकर। और साथ ही जो पूंजीवाद है उसका हमें समाज में विनाश करना है। ठीक है। तो आधिपत्य इसलिए है। अतः यहाँ पर ग्रामसी ने पूंजीवादी विकसित हो देशों में साम्यवाद लाने के लिए पहले सभ्य समाज पर आधिपत्य का समर्थन किया है, लेकिन स्वाभाविक रूप में शासन प्रणाली तो समाज की सहमति के द्वारा ही चलती है। इसको ही वह स्थितियों का युद्ध कहता है, जिसमें आधिपत्य का केंद्र सभ्य समाज होगा। अब बात आती है कि अगर क्रांति करके आप एक समाज बना तो लोगे, समाज में अपनी व्यवस्था कायम तो कर लोगे, लेकिन जब तक एक सभ्य समाज का, यानी जो समाज है उन लोगों का आपको समर्थन प्राप्त नहीं होगा, आधिपत्य यानी वर्चस्व उनका आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक शासन प्रणाली नहीं चल सकती है। कोई भी शासन प्रणाली हो, जब तक उस जनता की राय में या जनता की जो विचार है वह आपसे नहीं मिलते होंगे, जनता का समर्थन नहीं होगा, जनता ये मानने को तैयार ही नहीं है आपके शासन को, तब तक वो व्यवस्था नहीं चल सकती है। ठीक है। तो आधिपत्य क्यों, उसका बात हमने जान ली। अब है कि आधिपत्य किसके द्वारा होगा, तो वह देखिए कि ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाएगा। बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, पहला परंपरागत बुद्धिजीवी एवं दूसरा ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। संगठित बुद्धिजीवी से ग्रामसी का अभिप्राय है कि ये एक वर्ग के लोग होते हैं जिनका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है। ग्रामसी ने इटली के साम्यवादी दल को संगठित बुद्धिजीवी रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए मार्क्स का आधार या संरचना का विश्लेषण उसने किस प्रकार किया है कि आधार और संरचना का सिद्धांत मूल रूप में मार्क्स के विचारों में पाया जाता है, जिसका कालांतर में ग्रामसी ने विश्लेषण किया। ठीक है। यानी जो मुख्य रूप से है तो वो पहले मार्क्स के विचारों में ही पाया जाता है, लेकिन यह धारणा ग्रामसी अपने विचारों में लेता है और उसका जो नई वर्जन है वह प्रस्तुत करता है, उसमें कुछ सुधार करके। मार्क्स के अनुसार आधार का अभिप्राय अर्थव्यवस्था से है। अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों तथा संबंधों से मिलकर बनती है। संरचना का अभिप्राय राज्य, नैतिकता, धर्म और संस्कृति से है। संरचना का निर्धारण आधार के द्वारा होता है। कहने का आशय है कि राज्य के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति का निर्धारण अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली द्वारा सुनिश्चित होता है। मार्क्स ने राज्य को एक वर्ग संस्था, शोषण का एक यंत्र तथा पूंजीपतियों की कार्यकारिणी भी कहा है। इसीलिए मार्क्स के अनुसार राज्य पर सदैव आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग का नियंत्रण होता है एवं राज्य का बने रहना राज्य की बाध्यकारी शक्ति पर आधारित होता है। मार्क्स के इसी मूल सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है जिसके अनुसार राज्य एक परजीवी संस्था है जिसका मूल आधार अर्थव्यवस्था है। चूँकि मार्क्स के अर्थव्यवस्था का आशय पूंजवादी अर्थव्यवस्था से है, इसीलिए पूंजवादी राज्य का बने रहना मार्क्स के अनुसार सत्य पर आधारित होता है। मार्क्स के अध्ययन में मूल प्राथमिकता आधार को दिया गया है, न कि संरचना को। ठीक है दोस्तों, यानी जो मार्क्स है उसने आधार को दिया है, संरचना को नहीं। जिसे हम अधिरचना कह रहे हैं उसे नहीं, सिर्फ आधार को दिया है। अब इस बात को आप अपने भारत से किस प्रकार समझ सकते हैं, तो ऐसे समझिए कि हमारे भारत में एक तरफ जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति में आप देख लीजिए, जैसे हमारे टाटा है, बिरला है, अभी फ़िलहाल में अडानी है, मुकेश अंबानी है। तो आप अगर सरकार की कोई नीति देखोगे तो उसमें आपको ये विवाद देखने को मिलेगा कि सरकार ने अडानी को फ़ायदा कर दिया या मुकेश अंबानी को फ़ायदा कर दिया। सरकार ने ऐसी नीति बनाई, संसद ने ऐसा बिल बनाया जिससे उन लोगों को फ़ायदा हुआ। तो जो पूंजीपति हैं वो मुख्य रूप से इसी प्रकार से राज्य पर अपना नियंत्रण करते हैं। अगर आपने देखा हो तो अडानी के कई ऐसे विवादास्पद आपको मिलेंगे कि अडानी का कर्जा माफ़ हो गया है या वह हो गया है। तो पूंजीपति किस प्रकार से इस राज्य पर नियंत्रण करते हैं वह इसी बात से निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने कार्ल मार्क्स की जो धारणा थी उसको समझ लिया। अब हम ग्राम्सी का आधार संरचना है उसकी बात करेंगे। हमने कार्ल मार्क्स की आधार संरचना को समझा, उसके आधार पर क्या था, तो उसके आधार पर आर्थिक निर्धारण था। ठीक है, उसका बेस क्या था, तो आर्थिक था। अब ग्राम्सी का क्या आधार होगा उसे हम देखेंगे। ग्राम्सी की मार्क्स से पहली भिन्नता है कि उसने अपने विश्लेषण का केंद्र संरचना को बनाया, यानी उसने बेस आधार को नहीं बनाया, उसने संरचना को बनाया। यानी जो ऊपर जो जिसके आधार पर टिके हुए हैं उन्हें मुख्य रूप से माना, जबकि मार्क्स ने सिर्फ आधार या अथवा अर्थव्यवस्था को अपना विश्लेषण का केंद्र में रखा। ग्राम्सी ने संरचना को दो स्तरों पर विभाजित कर दिया, जबकि मार्क्स ने संरचना को एक स्तर पर माना था। ग्राम्सी के अनुसार संरचना के दो स्तर, पहला राज्य सरकार, पुलिस और न्यायपालिका है, और ये बाध्यकारी रूप में कार्य करते हैं। यानी ग्राम्सी के अनुसार क्या है कि संरचना दो स्तर पर है। एक पहला राज्य सरकार पर है जिसमें राज्य सरकार, पुलिस और न्यायपालिका हैं, ये बाध्यकारी रूप में कार्य करते हैं, यानी ये राज्य के ही अधीन काम करते हैं। कहने का आशय है कि संरचना का यह स्तर शक्ति प्रयोग के द्वारा बना रहता है, जबकि उसने संरचना के दूसरे स्तर में सभ्य समाज को स्थान दिया है, जिसमें मुख्य रूप में ट्रेड यूनियन, चर्च, परिवार, विश्वविद्यालय तथा अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं शामिल होती हैं। और सभ्य समाज के कार्य का आधार शक्ति नहीं, सहमति होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप इस प्रकार समझिए, इस बिंदु को, कि जो ग्राम्सी है वह कहता है कि संरचना के दो स्तर हैं। यानी जो समाज में संरचना होती है, जो मार्क्स ने धारणा दी, उसके दो स्तर हैं। ये हो गया हमारा आधार पर इसमें हमारे क्या टिके हुए हैं, ये तो है हमारा आर्थिक। ठीक है, आधार को, ये आधार है हमारा, और इसका जो निर्धारण कौन करता है तो वह है आर्थिक। ये हमने कार्ल मार्क्स के संदर्भ में बात समझ ली। अब इस पर टिके हुए कौन कौन है, इस पर हमारा समाज है, राज्य है, धर्म है, ये सभी इस पर टिके हुए हैं। तो जो ग्राम्सी है वह आधार को आर्थिक नहीं मान रहा है, वह संरचना है उसको मान रहा है। ये जो संरचना है उसको मान रहा है, उसमें उसने दो स्तरों को देखा है। पहला राज्य के स्तर पर देखे तो सरकार है, पुलिस है, न्यायपालिका है, ये सभी बाध्यकारी कार्य करते हैं, यानी ये सभी राज्य के अंदर में काम करेंगे। पहला स्तर ये बाध्यकारी है। ठीक है, और जो दूसरा स्तर है वह मुख्य रूप से स्वच्छंद काम करता है, वह किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे यूनियन, समाज, विश्वविद्यालय, जो हमारा बौद्धिक वर्ग है उसको उसने लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए कि यही ग्राम्सी का विचार अत्यंत मौलिक रूप में सामने आता है, क्योंकि उसके अनुसार कोई भी शासन प्रणाली या व्यवस्था केवल शक्ति पर आधारित नहीं हो सकती। इसीलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूंजीवादी राज्य के बने रहने का कारण उसका केवल शक्ति पर आधारित होना ही नहीं था, बल्कि पूंजीवादी राज्य ने समाज के सभी वर्गों की सहमति प्राप्त कर ली है, जिसे ग्राम्सी ने ऐतिहासिक संगठन की संज्ञा दी है, जिसका आशय है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने चर्च के द्वारा, ट्रेड यूनियन, विश्वविद्यालयों के द्वारा,
समाज में पूंजवादी मूल्यों को वैधता प्रदान कर दी है और समाज के अन्य समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को ऐसे समझिए, इसमें वो ग्रामसी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजवाद है वह देखिए कितना चालाक है। पूंजवाद व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है कि जो समाज के जो अन्य पहलू हैं, जैसे हमारा धर्म हो गया, यानी जो यूरोप में तो धर्म के नाम पर चर्च ही चलता है, तो ऐसे हमारे यहाँ जो धर्म है, तो धर्म में देखें, यूनियन में देखें, विश्वविद्यालयों में देखें, इनमें देखें तो जो पूंजवाद है वो किस प्रकार अपने बीज बोता है, अपने मूल्यों को वैधता प्रदान करवाता है। तो अभी हमारे यहाँ इस प्रकार समझिए, भारत में अभी राम मंदिर बना, तो उस राम मंदिर में अगर आप बनने में देखोगे तो अगर उसके जो चंदा देने की बात आई तो आपने देखा होगा कि जो पूंजीपति वर्ग है उसने भी, जो पूंजीपति हैं हमारे, उन्होंने भी भर भर कर चंदा दिया। वो किस लिए दिया? वो इसलिए थोड़ी दिया कि चलो वो दान कर रहे हैं। उनका मतलब सीधा है कि अगर कोई दिक्कत आती है उसमें हमारा भी, अगर कोई हमें परिवर्तन चाहिए तो उसमें हमारे भी मूल्यों का समर्थन मिले, हमारे भी बातों को रखा जाए, इसीलिए वह ये सब करते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामसी के अनुसार क्रांति का आशय पहले सभ्य समाज पर आधिपत्य से है। इसका अर्थ ग्रामसी नेतृत्व से लेता है, न कि प्रभुत्व से। साम्यवादी दल सभ्य समाज पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित करेगा एवं उसके आधिपत्य का आशय सांस्कृतिक आधिपत्य से है, आर्थिक आधिपत्य से नहीं। ग्रामसी के इसी आधार पर संरचना के विश्लेषण द्वारा उसके राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत विकसित होता है। आधार और अधिरचना के बारे में मार्क्स का विचार, यानी आधार और जो अधिरचना है उस पर मार्क्स ने क्या कहा, तो मार्क्स के आधार और अधिरचना के सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार राज्य धर्म, संस्कृति और विचारधारा अव्यवस्था द्वारा निर्धारित एवं नियत होते हैं। जैसा कि एंगल्स ने स्पष्ट किया है कि इससे मार्क्स का यह अभिप्राय नहीं था कि अर्थव्यवस्था एकमात्र कारक होती है जो राज्य को नियंत्रित एवं निर्धारण करती है। बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो कार्ल मार्क्स के साथ जो मुख्य रूप से उसके साथी थे एक एंगल्स, उन्होंने भी काम किया था और दोनों ने समग्र रूप से एक दास कैपिटल नाम से एक पुस्तक लिखी थी। तो ये इन दोनों की है, दोनों की पुस्तक है और दोनों पर इनके विचार हैं। ठीक है, यानी दास कैपिटल नामक पुस्तक होती है, उसमें ही यह सब विचार आते हैं, सिद्धांत आते हैं। तो उसमें मार्क्स और एंगल्स दोनों सहायक होते हैं। बाद में एंगल्स ने ये बात कही कि मार्क्स का इस बात से यह अभिप्राय नहीं है कि वो सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही एकमात्र कारक मानता है, वह औरों को भी मानता है। अतः एंगल्स के अनुसार मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का आशय आर्थिक तत्वों की प्राथमिकता है। उदाहरण के लिए नियतकारी डिटर्मिनेटिंग और प्रभावकारी डोमिनेटिंग दो शब्द हैं। एंगल्स के अनुसार आर्थिक कारक नियतकारी होते हैं लेकिन सदैव प्रभुत्व की भूमिका में नहीं होते। यानी मार्क्स के विचार में भी आर्थिक कारकों के अलावा अन्य कारकों को भी महत्व दिया गया है। कहने का अभिप्राय है कि कभी कभी आर्थिक कारक प्रभावकारी नहीं होते लेकिन अन्य कारक प्रभावकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि अधिरचना क्या है और आधार क्या है, यानी आधार और अधिरचना किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार जो अंतोनियो है उन्होंने कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, सिद्धांत है, उसको ही लिया और उसका ही एक रिफॉर्म रूप उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई शब्द या कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको हो सकता है फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात यह है कि ये हमारे मुख्य रूप से राजनीतिक का विषय है, जो राजनीति शास्त्र है हमारा, उसके ये सिद्धांत हैं, लेकिन ये हिंदी साहित्य में पता नहीं किस प्रकार से दे दिए गए हैं। तो किसी प्रकार से हमें अपने आंसर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए तो करना ही होगा, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उतना ही लिया जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपका भी काम चल जाए। तो अब हम देखते हैं वर्चस्व का सिद्धांत या प्रभुत्व का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे सिलेबस में डिफाइंड शब्द है वह है वर्चस्व। ठीक है, वर्चस्व और प्रभुत्व ये दोनों एक ही शब्द हैं, चाहे आप वर्चस्व कहिए या प्रभुत्व कहिए। जैसे हम अपना वर्चस्व कहते हैं, यानी मेरा इस पर वर्चस्व है या मेरा प्रभुत्व है या ये मेरी बात मानता है, या मुख्य रूप से है, इसका अगर आशय लें तो वही है कि किसी को अपनी बात का मनवाना, यानी किसी पर अपना अधिकार जमाना, वही है वर्चस्व। तो देखिए
कि आधिपत्य एक समूह से दूसरे पर प्रभुत्व जिसे अक्सर वैध मानदंडों और विचारों द्वारा समर्थन किया जाता है। यानी जो प्रभुत्व है वो किस प्रकार से होगा, तो वो वैध मानदंडों और विचारों द्वारा किया जाएगा, यानी नियम वैध होंगे जिससे वो प्रभुत्व किया जाएगा। आधिपत्य शब्द का इस्तेमाल आज अक्सर विचारों के एक विशेष समूह की अपेक्षाकृत प्रमुख स्थिति और उनके संबंधित प्रवृत्ति को सामान्य ज्ञान और सहज ज्ञान युक्त होने के लिए संक्षिप्त रूप में किया जाता है, जिससे वैकल्पिक विचारों के प्रसार या यहाँ तक कि अभिव्यक्ति को बाधित किया जाता है। संबंधित शब्द हेगेमोन का उपयोग अभिनेता, समूह, वर्ग या राज्य की पहचान करने के लिए किया जाता है जो आधिपत्य शक्ति का प्रयोग करता है या जो आधिपत्य विचारों के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। हेमेजनी ग्रीक शब्द हेगेमोनिया प्रभुत्व से निकला है, जिसका उपयोग शहर राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक विश्लेषण में इसका उपयोग कुछ हद तक इतालवी राजनीतिक और मार्क्सवादी दार्शनिक द्वारा इसकी गहन चर्चा तक सीमित था। एंटोनियो ग्राम्शी की आधिपत्य की चर्चा उनके द्वारा समाज के अस्तित्व को समझने के प्रयासों से उत्पन्न हुई। सबसे उन्नत पश्चिमी देशों में पूंजीवादी राज्य ग्राम्शी ने शासन के प्रमुख तरीकों को किस प्रकार समझा, वर्ग शासन और उत्पादन के ठोस संस्थागत रूपों और भौतिक संबंधों को प्रमुखता देने के तरीकों को समझाने में रुचि रखते थे। यानी जो ग्राम्शी हैं उन्होंने जो वर्चस्व का सिद्धांत है ये किस लिए दिया हुआ है, तो ये जो उस समय का यूरोप समाज था उसमें शासन किस प्रकार से हो रहा था, प्रभुत्व किन लोगों का था, वर्चस्व किन लोगों ने कायम कर रखा था और उसकी क्या प्रणाली चल रही थी, कौन से विचार उसमें काम कर रहे थे, यानी कौन कौन से लोग उसमें काम कर रहे थे, सहायता दे रहे थे। इसी बात को समझने के लिए उन्होंने अपना ये वर्चस्व का सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, एक वर्ग का वर्चस्व और इस प्रकार इसके संबंधित उत्पादन के तरीकों का पुनरुत्पादन क्रूर वर्चस्व या जबरदस्ती से प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी ग्राम्शी का मुख्य अवलोकन यह था कि उन्नत पूंजीवादी समाज में वर्ग शासन का स्थायित्व बड़े पैमाने पर हासिल किया गया था। सहमति का मतलब है बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से। इस प्रकार ग्राम्शी के आधिपत्य के विश्लेषण में उन तरीकों का विश्लेषण शामिल है जिसमें ऐसे पूंजीवादी विचारों को प्रसारित किया जाता है और उन्हें सामान्य और सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है। एक आधिपत्य वाला वर्ग वह होता है जो अन्य सामाजिक ताकतों की सहमति प्राप्त करने में सक्षम होता है और इस सहमति को बनाए रखना एक सतत परियोजना है। इस सहमति को सुरक्षित करने के लिए एक समूह को उत्पादन के तरीकों के संबंध में अपने स्वयं के हितों के साथ साथ अन्य समूहों की प्रेरणाओं, आकांक्षाओं और हितों को समझना आवश्यक है। पूंजीवाद के तहत ग्राम्शी ने पूंजीवादी संस्थानों के अथक योगदान को देखा। नागरिक समाज से लेकर जन लोकप्रिय की अपनी अवधारणा के माध्यम ज्ञान के निर्माण तक राष्ट्रीय से उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे आधिपत्य के लिए संकीर्ण वर्ग हितों से परे लोकप्रिय विचारों की अभिव्यक्ति और वितरण की आवश्यकता होती है। ग्राम्शी का बुजुर्गा आधिपत्य का विश्लेषण विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित था, लेकिन इसमें क्रांतिकारी समाजवादी रणनीति के लिए स्पष्ट निहितार्थ भी थे। सत्ता हासिल करने से पहले सहमति प्राप्त करना एक स्पष्ट निहितार्थ था और यहाँ ग्राम्शी ने दो रणनीतियों के बीच अंतर पेश किया। युद्धाभ्यास संक्षेप में बुर्जुआ राज्य पर एक पूर्ण मोर्चा हमला, बुजुर्गा और स्थिति का युद्ध, वैचारिक वर्चस्व के तंत्र के साथ जुड़ाव और तोड़फोड़। लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ग्राम्शी ने आधिपत्य को केवल विचारों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि उत्पादन की प्रक्रियाओं के संबंध में भी समझा। ग्राम्शी की आधिपत्य की अवधारणा का सबसे व्यापक अनुप्रयोग तथाकथित के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसका परंपरा के विद्वान अपने प्रोजेक्ट को रूढ़वादी यथार्थवादी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या आईआर के भीतर इस्तेमाल किए गए आधिपत्य से अलग करने के लिए सावधान रहे हैं। राज्य केंद्रित आईआर विश्लेषण में आधिपत्य एक प्रमुख राज्य या राज्यों के समूह के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर अस्तित्व को दर्शाता है। यथार्थवादी विश्लेषण की शाखा में जिसे रूप में जाना जाता है
हेजेमोनिक स्थिरता सिद्धांत के अनुसार एक हेजेमोन जैसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर स्थिरता के पैटर्न उत्पन्न करती है। हेजेमोन का सिस्टम के संरक्षण में स्वार्थ होता है, इसीलिए वह अपनी सैन्य शक्ति के साथ सिस्टम की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहता है। साथ ही हेजेमोन उन नियमों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर बातचीत को नियंत्रित करते हैं। यानी समग्र रूप से हमने समझा तो दोस्तों इसका सार यही है, जो वर्चस्व का सिद्धांत है उसका सार यही है कि किस प्रकार एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना प्रभुत्व कायम करता है और उसके क्या क्या कारण रहते हैं, तो उसी बात को वर्चस्व के सिद्धांत में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और ये थोड़ा हमारे हिंदी साहित्य से हटकर टॉपिक है, तो आपको थोड़ा कम भी समझ आए तो कोई नहीं, आपके काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में देखिए कि अपने इसी चिंतनशील लेखन के लिए ग्रामसी 21वीं शताब्दी के समाजवादी मानवतावादी विचारकों में शीर्ष स्थान रखता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक उसे समाजवादी मानते हैं अथवा नहीं, परंतु आधुनिक समाज की विसंगतियों, असमानता आदि को समझने के लिए उसका सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत मार्क्सवादी दर्शन की उन खाइयों को पाटने की बेहतरीन कोशिश है जो मार्क्स के अतिशय पुंज केंद्रित चिंतन द्वारा जन्मी थी। यूरोप के अलावा विश्व के अन्य भागों में मशीनीकरण उतना उग्र रूप नहीं धारण कर पाया था। वहाँ आर्थिक असमानता होने के बावजूद स्थितियाँ भिन्न थीं। इससे वहाँ के नेताओं और विचारकों ने मार्क्सवाद को अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार संशोधित कर काम चलाया। ग्रामसी इन स्थितियों पर व्यापक संदर्भ में चर्चा करता है। हालांकि परिस्थितियाँ बस अपने विचारों को वैकल्पिक दर्शन का रूप देने में नाकाम भी रहता है, मगर इससे उसकी प्रतिभा और जन कल्याण के प्रति समर्पण की भावना को हल्का करके नहीं आंका जा सकता। इतिहास का काम स्मृतियों को सजोना है, इसीलिए वह ग्रामसी के साथ साथ तानाशाह मुसोलिनी की यादों को सजोना का भी सम्मान उपक्रम करेगा। उसे करना भी चाहिए, लेकिन तानाशाह की कटु स्मृतियों में जहाँ मनुष्यता की आह सुनाई देगी, वहीं लेखक विचारक ग्रामसी को पढ़ते हुए पाठक की आंखों में एक खूबसूरत सपना अंगड़ाई लेने लगेगा। उसका संदेशा भी रुपेला होगा, ठीक ऐसे जैसे पौ फटने से पहले आसमान का नज़ारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? यहाँ पे मैंने समग्र रूप से जो एंटोनियो ग्रामसी हैं उन पर चर्चा की, उनके सिद्धांतों की चर्चा की, उनकी विचारधारा की चर्चा की। उम्मीद है आपको समझ आया हो। अगर दोस्तों आपको समझ आया है तो आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को बताइए कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित होता है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर और अन्य भी अनेक टॉपिक हैं, अन्य भी जो राइटर बचे हुए हमारे लेखक हैं उन पर मैं इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर बना दूं। तो उसके लिए आप पहले इस वीडियो को देखिए और इस पर अपने सुझाव दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।